ठीक है, तो आपको कैसे करना होता है अपने पेपर पे जो भी आपका मार्जिन है, लेफ्ट टू राइट तक लाइक दिस। ठीक है, ये आपका पेपर है। आपको इसमें बीच में मार्जिन सेट करना है। पहले टी फॉर्मेट बनाना है, मतलब टी फॉर्मेट की तरह बनाना है ना। तो मार्जिन ऐसे करना है कि आपका जो फॉर्मेट है वो बीच में डिवाइड होना चाहिए प्रॉपरली, ऐसे सेंटर में। और अमाउंट होना चाहिए आपका पर्टिकुलर और अमाउंट वाइज। ये उल्टा कर दिया मैंने, ये रहेगा ऐसे। एग्जैक्टली ये फॉर्मेट है। अगर ये दिखाई दे रहा हो तो ये फॉर्मेट है। पहले बीच में ये मिड लाइन डलेगी। तो टी फॉर्मेट बनाने के लिए आप एक पेज पे पूरा बनाएंगे, तो मुझे आप एक बार ये दिखाइए। देखिए, बड़े ध्यान से इसको बनाना है, क्योंकि इसमें वही बात है कि वैसे तो हर अकाउंट्स में है, लेकिन इसमें ज्यादा है कि आपके टेबल बनाने के मार्क्स अलग हैं, एंट्री करने के मार्क्स अलग हैं, टोटलिंग के मार्क्स अलग हैं। तो काम नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए, इंक भी नहीं फैलनी चाहिए, लाइन प्रॉपर सीधी होनी चाहिए, लाइन ठीक से बनी होनी चाहिए, रॉन्ग नहीं बनी होनी चाहिए। और एंट्रीज भी प्रॉपर आनी चाहिए, मैच भी करना चाहिए, आपका बैलेंस शीट इक्वल भी आना चाहिए, आपका क्वेश्चन पूरा सही भी होना चाहिए। ठीक है, तो करना कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे आता है, पहले तो आप एक मिनट एक झलक ये देख लीजिए कि क्वेश्चन आता कैसे है। तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस में इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको। इस तरीके का क्वेश्चन होता है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो आप बना रहे थे अभी, वो क्वेश्चन में गिवन है, वो आपको नहीं बनाना। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, डेबिट क्रेडिट ऑलरेडी बांटा हुआ है कि कैपिटल को क्रेडिट में रखा है, सेल्स को क्रेडिट में रखा है, सेल रिटर्न को डेबिट में, ये किया हुआ है इन्होंने। इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना। ये ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी गिवन है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ गुप्ता एंड सन्स, आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ब्ला 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 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। एक पर्टिकुलर डेट तक की आपको ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट ये बनाना है। फाइनल अकाउंट में चार पॉइंट आते हैं, चार टेबल्स आती है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जिसमें से ट्रेडिंग और पीएनएल एक ही हो जाती है, क्योंकि फॉर्मेट एक है, तो हमने कहा था ये एक साथ ही बनेंगी। ठीक है, तो पहला ट्रायल बैलेंस होता है जो क्वेश्चन में गिवन होगा। 99.9% केस में क्वेश्चन यही आएगा। आए हुए भी आपके एग्जाम्स में भी आए हुए क्वेश्चन सही आपको दिया होता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, कुछ एंट्रीज एडजस्टमेंट भी दी होती है, वो थोड़ा सेकंड राउंड में पढ़ेंगे, अभी हम सिंपल वाली एंट्रीज पढ़ रहे हैं। आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया होता है जिसमें सारी एंट्रीज ऑलरेडी की हुई हैं, कैपिटल, सेल्स, सेल रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, डेटर, लोन, क्रेडिटर, रेंट, बिल रिसीवेबल, सब कुछ है। टोटल भी हो रखा है, टोटल भी हुआ पड़ा है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसको देख करके एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एक साथ बनेगा एक टेबल में, वो बनाना है। और बैलेंस शीट भी बनानी है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ऐसा ही आता है। तो ये मैं दोनों की बात कर रही हूँ कि ट्रेडिंग पैनल और बैलेंस शीट पूरा बनाने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए आप। ये आपके 15 मिनट्स के अंदर, मतलब अपनी स्पीड को ऐसे लेकर आओ कि पहले 1 घंटा लगेगा, फिर आधा घंटे तक लेकर आओ, फिर 15 मिनट तक लेकर आओ। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया, 20 नंबर का क्वेश्चन है ये, अगर ये एग्जाम में आ गया तो एग्जाम आपका भी और भी ज्यादा मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। अगर आपका एग्जाम में इसी में अटक गए आप 20 मार्क्स में, तो आप तो 3 घंटे के पेपर में आप 2 घंटे या 1.5 घंटे तो इसी को लगा दोगे, तो बाकी पेपर कैसे करोगे। तो ये चाहे पूरा क्वेश्चन सही भी हो तब भी आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए इसको लेकर आओ, 15 मिनट से ज्यादा का खेल नहीं है, अगर आपको आ गया तो 15 मिनट में आपके बैलेंस शीट भी हो जानी चाहिए, ट्रेडिंग पैनल भी हो जाना चाहिए। तो बनाते कैसे हैं, देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे खर्चे इनकम जाते हैं। बैलेंस शीट में क्या जाता है,
एसेट लाइबिलिटी कैपिटल, ठीक है। 5 ही टर्म्स होती है, एक्सपेंस इनकम एसेट लाइबिलिटी कैपिटल। एक्सपेंस इनकम ट्रेडिंग पेनल में जाता है, एसेट लाइबिलिटी कैपिटल बैलेंस शीट में जाता है। ये क्लियर है, ठीक है। इसको क्लियर रखना है। तो आपको क्या करना है, ये साथ साथ पैरेलली बनाना है। से आपको उठाना है ना, एक्चुअली अमाउंट उठाना है इसमें से। ट्रायल बैलेंस में से आपको एक्सपेंस और इनकम पिक करना है और ट्रेडिंग पेनल में डालना है। ट्रायल बैलेंस में से आपको एसेट लाइबिलिटी पिक करना है, कैपिटल पिक करना है, बैलेंस शीट में लिखना है। कॉपी पेस्ट का काम करना है, यही करना है बस। एक एंट्री एक ही बार होगी, ऐसे करना है। तो ये जो एंट्री को कॉपी पेस्ट आप करोगे ना, ये जो कॉपी पेस्ट आप करोगे, ये आप कई जने ऐसे करते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं इसके, क्वेश्चंस करते हैं कि पहले बीच बीच में से सिर्फ एक्सपेंस इनकम पिक करते हैं और पहले ट्रेडिंग पैनल खत्म करते हैं, उसका टोटल भी खत्म करते हैं, सारा कुछ खत्म करने के बाद फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। फिर एसेट लाइबिलिटी जो छोड़ दिया था इन्होंने, वो पिक करके बैलेंस शीट में लिखते। हमें ऐसा नहीं करना है, ना ऐसी आदत डालना। हमें क्या करना है, एक पेज पे पेंसिल से या पेन से ट्रेडिंग पैनल का फॉर्मेट बना लें, दूसरे पेज पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बना लें, हाथों हाथ दोनों फॉर्मेट बना लेंगे। अब हम यहाँ से एंट्री फॉलो करेंगे सीरियल नंबर वाइज, सीक्वेंस वाइज। ये ट्रायल बैलेंस है, इस ट्रायल बैलेंस में से आपको एंट्री पिक करनी है। तो सबसे पहले कैपिटल लिखा है। अब आप कैपिटल की सुनोगे, ट्रेडिंग पैनल या बैलेंस शीट की नहीं सुनोगे। आप क्वेश्चन के हिसाब से चलो, आप अपने आंसर के हिसाब से मत चलो कि आपने पहले ट्रेडिंग पैनल बनाया तो आप ट्रेडिंग पैनल का मटेरियल छांटोगे पहले। नहीं, आप कैपिटल का देखो कि कैपिटल का अमाउंट 5 लाख है, ये कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। पेज पलटो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना हुआ है, कैपिटल का नाम लिख के अमाउंट लिख के बैलेंस शीट में लिख दो, खत्म। अब अगला आया सेल्स। सेल्स है 10 लाख रुपए, वो ट्रेडिंग पैनल में जाता है। सेल्स का अमाउंट यहाँ पे लिख के 10 लाख रुपए लिख के खत्म करो। अगला है सेल रिटर्न, सेल रिटर्न का भी ऐसे लिख दो अलग अलग। अगला है सैलरी, सैलरी का भी ऐसे लिख दो। तो साथ साथ बनते चले जाएंगे। तो आप क्या देखोगे कि कुछ अमाउंट इसके ट्रेडिंग पैनल में जाएगी, कुछ अमाउंट इसकी बैलेंस शीट में जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा सारा ट्रायल बैलेंस लास्ट तक आपने खत्म कर दिया है, यहाँ तक का, यहाँ तक गुडविल तक का खत्म कर दिया आपने, और आपकी दोनों फाइल बन चुकी। ये भी भर चुका है आपका ट्रेडिंग पैनल, ये भी बैलेंस शीट भी भर चुकी है। टोटल अभी आपने किसी का नहीं किया है। अब आप लास्ट में जब आपने सारी फिलिंग कर दी, क्वेश्चन से देख के आप लोग को जो टास्क करना था क्वेश्चन पेपर से देख के वो कर दिया। अब क्वेश्चन पेपर कर दो साइड। अब आपको यहाँ पे काम करना है कि डेबिट क्रेडिट का इक्वल करने के लिए बैलेंस निकालना है। यहाँ से बैलेंस निकलेगा, वो फिर बैलेंस शीट में जाएगा, फिर बैलेंस शीट में टोटल होगा। ये सब करना है, मतलब जो पढ़ोगे अभी क्या क्या करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने आंसर शीट को फॉलो नहीं करोगे, अपने क्वेश्चन को फॉलो करोगे कि जो पहले लिखा उसकी पहले पोस्टिंग होगी। तो आप फॉर्मेट पहले तैयार करके रखो। ऐसे 5-6 फॉर्मेट तो है नहीं, सिर्फ 2 ही पेज भरने हैं इसमें। एक पे ट्रेडिंग एंड पैनल पूरा बनेगा, पूरा बनेगा। आपको नहीं पता कि आपका ट्रेडिंग पैनल यहाँ खत्म हो रहा है कि यहाँ खत्म हो रहा है, आपको फिर भी पूरा बनाना है, बच जाए लाइनें वो चलेगी, ठीक है। और इतनी एंट्री होती है, आंसर शीट के हिसाब से भी मैं बता रही हूँ, इतनी एंट्री होती है कि बच जाते हैं, अगले पेज पे नहीं जाता कभी। एक अकाउंट जैसे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है, वो पूरा मिलाकर 2 अकाउंट है ट्रेडिंग एंड पीएनएल, जो एक में फॉर्मेट में बनेगा। तो वो आपके इस रजिस्टर में इसी साइज का होता होगा आपका आंसर शीट, लगभग लगभग इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। तो ये पूरे में बनेगा नीचे तक, और अगले पेज पे नहीं जाए, यहीं पे आपको बना के खत्म कर, वो हो जाएगा। मार्जिन सेट करेंगे, हो जाएगा। अगले पेज पे आप बैलेंस शीट बना लीजिए। आप इसको सामने सामने भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अकाउंट को कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, जनरल लेजर से तो ज्यादा ही फार बेटर है, ये सिंपल है। आपको टी फॉर्मेट बनाना है। पहले जो ऊपर वाली लाइन है ये दोनों आपको चूज कर लेनी है, और इसमें स्पेस चाहिए होता है आपको अपने अकाउंट्स में। तो अगर आपकी जो ये वाली इंडेक्स की लाइन जाती है ना, ये वाला जाता है, यहाँ लाइन डली होती है, इसे भी यूज कर लिया करो। एज्यूम करो कि लाइन है ही नहीं, तो इसे भी यूज कर लो, ये सारा एक ही पेज है, ऐसे यूज करो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन, यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन, 2 लाइन हो गई, बीच में एक लाइन डालेंगे, टी फॉर्मेट हो गया। अब आपको सिर्फ 4 कॉलम में बांटना है इसको। बड़ा वाला पर्टिकुलर, डेट तो आता नहीं है इसमें, पर्टिकुलर बड़ा वाला, फिर अमाउंट डेबिट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट क्रेडिट। ये फॉर्मेट आपको देखना है, जैसे ये रहा, ये एग्जैक्टली यही फॉर्मेट। और यही फॉर्मेट सेम लाइंस यही बनेंगी दोबारा बैलेंस शीट के लिए। आप बैलेंस शीट के लिए यहाँ पे बनाएंगे पूरा 2 लाइनें। बैलेंस शीट को पूरे पेज तक नीचे तक लेकर मत जाइएगा, हाफ तक लेकर जाइएगा। बस लाइन ये वाली ड्रॉ मत करना, क्योंकि अगर नीचे बढ़ाने के लिए हमें जरूरत पड़ी तो हम और बढ़ा लेंगे। तो आप इसको बीच में से पार्टीशन देना आधे पेज तक बैलेंस शीट के लिए। ट्रेडिंग पैनल के लिए फुल पेज पे जाएगा आपके रजिस्टर पे,
बैलेंस शीट आपका सिर्फ एक अगले पेज पे हाफ पेज तक लाइन ड्रॉ करिएगा। सेम वही, बांटना कैसे है, इतना बड़ा आएगा वो साइज, ये अमाउंट है, ये फिर बड़ा साइज है, ये अमाउंट है। और इस बड़े साइज को पर्टिकुलर नहीं कहते हैं, ट्रेडिंग पीरियड में पर्टिकुलर पर्टिकुलर कहते हैं, इसमें लाइबिलिटी और एसेट्स है, इसमें डेबिट क्रेडिट भी नहीं आता, इसमें आता है लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट सबसे पहले रेडी करिएगा। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट रुपीज। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, स्मॉल लेटर्स में, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। एग्जैक्टली यही है, एक तो ये फॉर्मेट बना लीजिए। ये पूरे पेज पे जाएगा नीचे, पूरे पेज पे ले जाइएगा इसको। कोई डेट नहीं आएगी, कोई ईयर नहीं आएगा। ठीक है, सेम फॉर्मेट अगले पेज पे बनाइए, बैलेंस शीट। ठीक है, तो मैं समझ लेती हूँ, ये मेरा एक पेज है और ये शीट शीट मेरी दूसरा पेज है। तो यहाँ पर भी सेम आएगा, चार कॉलम बनेंगे, बैलेंस शीट के का नाम इसको हम देंगे। ठीक है, इसमें भी एक बड़ी जगह होगी, एक अमाउंट की होगी, और एक बड़ी जगह होगी, एक अमाउंट की होगी। तो ये बैठेगा आपका लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। इसको बोलेंगे हम बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। ये बैलेंस शीट है। हाँ, मैं पूछ रही थी।
ठीक है, तो ये बैलेंस शीट है और ये आपका एक पेज पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ऐसा बनता है, क्लियरली हिसाब किताब है। अब जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके आगे एक वर्ड लगा है अकाउंट। तो ट्रेडिंग पैनल का मतलब अगर थ्योरी लिखने को आए तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट टाइप, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट टाइप, बैलेंस शीट इज नॉट अ अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है, ऐसा नहीं लिखा बैलेंस शीट अकाउंट, ठीक है। इसे हम स्टेटमेंट कहते हैं और इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, दो अलग अलग चीज है, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है ये वाला, क्योंकि ये अकाउंट है तो इसके साथ दो बातें स्वतः मतलब अपने आप आती हैं, जिसके आगे अकाउंट लगा होता है उसके साथ दो बातें हमेशा चलती है। एक, जो अकाउंट होता है उसमें डेबिट क्रेडिट चलता है, कि अमाउंट में हम लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलते हैं। दूसरा, यहाँ पर सारी टर्म्स लेफ्ट वाली टू से आएंगी, वो पता है ना आपको टू, और यहाँ पे क्रेडिट वाली सारी किससे आएंगी, बाय से आएंगी। ये हिसाब चलता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ठीक है। बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट टाइप, तो यहाँ पर ना तो डेबिट क्रेडिट चलता है, ना ये डीआर है, ना यहाँ टू बाय चलता है। मतलब अभी इसको लिखना मत, मैं वैसे ही बता रही हूँ कि अगर लाइबिलिटी में मुझे लोन लिखना है तो मैं लोन डायरेक्ट लिख दूंगी, टू लोन करके नहीं आएगा। अगर मेरे को यहाँ पे फर्नीचर लिखना है एसेट्स में, तो फर्नीचर में डायरेक्ट लिख दूंगी, टू और बाय नहीं आएगा। समझ में वाली बात। तो यहाँ पर जो बैलेंस शीट बनती है उसमें आपका टू और बाय सिस्टम नहीं होता, ना ही डेबिट क्रेडिट होता है, क्योंकि ये कोई अकाउंट टाइप नहीं है। लेकिन ये अकाउंट है, अकाउंट के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा कुछ रूल, कि डेबिट और क्रेडिट चलता है और टू और बाय चलता है। यहाँ पर जितने भी नाम आएंगे डेबिट में वो टू से आएंगे, क्रेडिट में बाय से आएंगे, ये क्लियर। दूसरा, दूसरी अहम बात अगली, पहले फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं। तो आपने बनाया होगा पूरे पेज पे इसको, मान लो मेरा पेज एक एज्यूम करती हूँ यहां तक जा रहा है, मान लीजिए ये पेज का पूरा अकाउंट हो गया, मार्जिन मैंने आपको कम करके दिखा दिया है ना। अब इस साइड को सोचिए ये है ही नहीं, ये पेज है मेरा, इस पे पूरे पेज पे हमने ट्रेडिंग पैनल बना दिया फुल, ठीक है, फुल लेंथ ले लिए रजिस्टर में। तो हमें ट्रेडिंग एंड पीएनएल पे शुरू करने से पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मार्जिन पहले ही निकालना पड़ेगा, कि कहां तक ट्रेडिंग है कहां से पीएनएल शुरू है। ट्रेडिंग पीएनएल मिक्स बना रहे हो, इसका मतलब कोई भी एंट्री मिक्स नहीं कर दोगे। एक ऊपर का एरिया, क्योंकि पहले ट्रेडिंग बनता है फिर पीएनएल बनता है, तो पहला जो अपर पार्ट है वो ट्रेडिंग का होगा और बाकी का जो बचा हुआ आधा पार्ट है वो पीएनएल का होगा। तो डिवाइड कैसे करोगे, आधा आधा कर सकते हो, 50-50%। तो 50-50 के रेशो में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री होती है कम, पीएनएल अकाउंट की एंट्री होती है ज्यादा। ऐसा ना हो कि आपने आधा आधा डिवाइड किया, ट्रेडिंग अकाउंट पे स्पेस ज्यादा बच गया एक्स्ट्रा में फालतू में, और पीएनएल में स्पेस ही नहीं बचा, एंट्री नहीं कर पा रहे। तो ये बढ़ता है 40-60 के रेशो में, 40% ऊपर भाग होगा, 60% नीचे का भाग होगा, दिखने में लगना चाहिए, दिखने में कोई लाइनें काउंट नहीं करनी है आपने। लेकिन मैं वैसे बता देती हूँ कि ऊपर की लाइनें आप 7-8-9 के करीब लाइन रखो बस। तो मैं यहाँ पर एक मार्जिन डाल देती हूँ, जैसे मैंने ये डाला, ये मैं कलर दे रही हूँ, आपको यहाँ टोटल बनाना है। मैं कलर दे रही हूँ, आपको यहाँ टोटल बनाना है, ठीक है। लाइन एक ड्रॉ करके दूसरी लाइन ड्रॉ करके दूसरी लाइन को डबल कर दो, तो 40-60 का रेशो कर लो। 40% देखने में ही लगना चाहिए कि ये 40% भाग ऊपर का काटा है आपने और 60% नीचे का छोड़ा है, ये बिल्कुल आधा हाफ हाफ नहीं है। तो नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट से ज्यादा होना चाहिए, उसे हमने 40-60 का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये टोटल पहले ही बना दोगे ताकि आपको ये मार्जिन तय हो जाए कि मुझे जो ट्रेडिंग अकाउंट खत्म करना है वो यहीं तक खत्म करना है, इसके नीचे नहीं जा सकते, चाहे आपको एडजस्ट करना पड़े, ऐसा, ठीक है। इसमें ऊपर की लाइन कोई भी नहीं छोड़ी जाती, इवन कोई भी लाइन नहीं छोड़ी जाती, ये एक के नीचे एक बनते हैं, लाइंस नहीं छोड़नी हमने, सिर्फ ये लाइन छोड़ी जाती है अभी नीचे। जब आप पीएनएल बनाते हो ना, मतलब इसका नीचे वाला जो पीएनएल है उसकी एंट्री बस टोटल की नीचे वाली एक लाइन छोड़ के सारी एंट्री करते हैं बस। उसका भी रीजन है, ऊपर वाले अकाउंट में से कुछ बैलेंस निकलता है जो नीचे ट्रांसफर होता है, उसके लिए हमें पहली लाइन छोड़नी पड़ती है। क्लियर है ये फॉर्मेट, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल का फॉर्मेट हो गया है, इसका टोटल नीचे वाले का यहाँ आ जाएगा। बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं है, ये अपना एक ही बनता है। ये क्लियर हो गया है ना। पहला पार्ट आपका जो ये डेबिट क्रेडिट टू बाय सिस्टम था वो हो गया, बैलेंस शीट में नहीं होता, यहाँ पर होता है। दूसरा फॉर्मेट का बंटवारा हो गया, यहाँ तक भी क्लियर है। तीसरा, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट की ट्रेडिंग पैनल में
स्पेशली ट्रेडिंग में। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये तो क्लियर हो रहा होगा आपको। नीचे वाला P&L अकाउंट है, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें और बैलेंस शीट में कुछ कुछ जगह किसी किसी की फिक्स्ड है। वो क्वेश्चन में कहीं भी दिया हो, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में जो गिवन है वो कहीं भी लिखा हो, वो उसका स्पेस वही है, वो वही जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे आपको ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस शीट का बताती हूँ पहले। ट्रायल बैलेंस में आपको कैपिटल वर्ड जो दिया है वो पूरे ट्रायल बैलेंस के आखिरी में दिया है, पर आप तो एंट्री ऊपर से शुरू कर रहे हो। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हम तो पहले से शुरू करेंगे, और पहले कैपिटल एज्यूम करो नहीं लिखा, पहले लिखा है सेल्स। क्वेश्चन आपको सेल्स से शुरू करा रहा है, तब भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कैपिटल चाहे किसी भी पोजीशन में आ रहा हो, कैपिटल पहली लाइन में ही आता है लायबिलिटी में। तो आप क्या करेंगे, कैपिटल वर्ड लिख के पहले यहाँ छोड़ देंगे, बस अमाउंट ही नहीं लिखेंगे, कैपिटल का नाम लिख के छोड़ देंगे। आप बोलोगे अगर हमने बिना क्वेश्चन देखे कैपिटल लिख दिया और क्वेश्चन में कैपिटल ही नहीं हुआ तो ऐसा कभी नहीं होगा। बिना कैपिटल के क्वेश्चन नहीं होता ये वाला, कैपिटल तो होगा ही होगा, चाहे मिड में हो, ट्रायल बैलेंस में नीचे हो या सबसे ऊपर। तो आप लाइबिलिटी में बिना लाइन छोड़े पहली लाइन में कैपिटल लिख देते हैं, ये कैपिटल की अपनी जगह है। और तो और मैं आपको बता दूं, कैपिटल में ना कुछ अभी प्लस माइनस भी होना है, जैसे ड्रॉइंग्स लेस होती है, इंटरेस्ट ऐड होते हैं, प्रॉफिट ऐड होता है, लॉस माइनस होता है, ये पढ़ोगे भी टेक्निक। तो इसका आपको खाली कैपिटल ये नहीं छोड़ना, आपको ये 4-5 लाइनें अपने दिमाग में एज्यूम करके छोड़ो, ये पूरी कैपिटल की है। अगर लाइबिलिटी में कोई सेकंड टर्म लिखने के लिए आ गई, लोन लिखना है जैसे, तो लोन इसके नीचे नहीं लिख देना है, लोन आपको यहां जाके लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो कैपिटल का स्पेस है, कम से कम 4 लाइनों को कैपिटल का स्पेस। तो हम सिर्फ लाइनों में लिखेंगे नहीं कुछ, वो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, बट कैपिटल लिख के छोड़ दो, ये कंफर्म है। अभी क्वेश्चन शुरू भी नहीं किया, क्वेश्चन में भी देखा भी नहीं तब भी। ऐसे ही इसी प्रकार ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें किसी किसी की जगह फिक्स्ड है। बाय में सेल्स की जगह फिक्स्ड है, ये सेल कुछ भी कर लो यही आएगा, चाहे क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया। रिटर्न इसी से माइनस होगी, इसी के नीचे अभी, पर बाय सेल्स लिख के छोड़ देंगे हम, ठीक है। इसी तरह से टू, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक ये इसी की जगह है, आप इसको नीचे या कहीं पर भी ऐसे नहीं कर सकते ऊपर नीचे, ओपनिंग स्टॉक यही आएगा। इसके नीचे एक और है, परचेजेस। बस ये 4 जगहों की जगह फिक्स है, बाय सेल्स, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज और कैपिटल आपका लायबिलिटी। ये 4 चीजों की जगह एकदम फिक्स है, आप इसको नहीं टच कर सकते हो। ये क्वेश्चन में कहीं पर भी स्पेस में दिखे हो, ये हो सकता है बीच में नीचे की तरफ दिखे, पर आएंगे यहीं पे। जैसे ओपनिंग स्टॉक की मैं बात करती हूँ, देखो ओपनिंग स्टॉक तो नहीं दिया पहले नंबर ना, 2-3 के अंदर दिया है। मैं और नीचे जाती हूँ, इन्वेंट्री कहाँ जाके दिया आपको, देखो ये रहा ओपनिंग स्टॉक, ये रहा इन्वेंट्री एंड स्टॉक आर सेम। तो 1 जनवरी 2018 मतलब आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया ना ये, ठीक है। तो ये ओपनिंग स्टॉक है 60,000 रुपए, ये चाहे 4-5 लाइनों की बात दिया है तब भी ट्रेडिंग में ये पहले नंबर पे आए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि परचेज यहाँ लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में परचेज पहले था, ओपनिंग स्टॉक नीचे कर दिया, वो गलत है, फॉर्मेट में ही नहीं है। बाकी किसी का कोई तय नहीं है जगह, किसी को भी आप ऊपर किसी को भी नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे P&L में तो किसी का भी स्पेस नहीं है, बस पहली लाइन छोड़ देनी है आपने, दूसरी लाइन से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा। जैसे कभी रेंट आ रहा है, कभी सैलरी आ रहा है, तो रेंट ऊपर आ सकता है, सैलरी भी ऊपर आ सकती है, ऐसे। इसमें और भी चीजें आएंगी, वो भी ऊपर नीचे हो सकती है, पर इसमें ये 3 चीजें फिक्स्ड है, इनकी जगह फिक्स्ड है, यहाँ पे कैपिटल की स्पेस फिक्स्ड है। यहाँ तक क्लियर है? आप क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। आप देखो, ये क्वेश्चन होता है, आपको ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको बोलता है कि प्रिपेयर करो ट्रेडिंग एंड पेनल अकाउंट। मैंने मार्च मार्च लिख दिया हर जगह, ये दिसंबर है, पर क्वेश्चन में जो लिखा होगा आपको वो लिखना होगा, ठीक है। कोई बात नहीं अगर हमने मार्च भी लिख दिया तो। देखो ट्रायल बैलेंस आ गया, ये ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है। हम पहले शब्द से स्टार्ट करेंगे, जिनकी जगह फिक्स थी वो मैंने ऑलरेडी फिक्स कर दी है, ठीक है। कैपिटल का अमाउंट 5 लाख है। कुछ बातें मतलब इसमें फिल करने से पहले कैपिटल का अमाउंट भी आपको फाइनल में नहीं लिखना, तो रुक जाओ 1 मिनट। ये जो बैलेंस शीट है, ये जो आपका बैलेंस शीट है, इसमें आपके जाते हैं ऑल एसेट्स, ऑल लाइबिलिटीज और कैपिटल, चाहे वो करंट हो नॉन करंट हो, सारे जाएंगे। यहाँ पे तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस लाइबिलिटी एसेट का ध्यान रखो, लाइबिलिटी में लाइबिलिटी आएगी, एसेट में एसेट आएगा। और ये ध्यान खुद करना है कि फर्नीचर लाइबिलिटी होता है कि एसेट होता है, लोन लाइबिलिटी होता है कि एसेट होता है, ये दिमाग आपको लगाना है क्योंकि वो ऑलरेडी क्लास हमारी हो चुकी है। अब आते हैं ट्रेडिंग पे, जो ऊपर वाला पार्ट है, पहला 40% भाग है ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें आते हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम, ठीक है। जो P&L अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस
और इनडायरेक्ट इनकम। तो ये पहचान आपको खुद करनी पड़ेगी, जो ऑलरेडी क्लास हम दोबारा मैं बोलूंगी कर चुके हैं कि सैलरी वर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और वेजेस वर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो वेजेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी आएगा P&L। अगर आपको ये शब्दों की पहचान है कि कौन से वर्ड को आप क्या बोलते हो, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये पूरा क्वेश्चन 15 मिनट 10 मिनट में निपटाना, क्योंकि सिर्फ कॉपी पेस्ट करना और कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट है। हर एंट्री देखनी है और वो एक जगह पे लिखनी है। ठीक है, देखो। तो अब मान लो मैं ट्रेडिंग P&L से स्टार्ट करती हूँ या बैलेंस शीट से स्टार्ट करती हूँ। तो पहले कैपिटल देखो, पहली आइटम है कैपिटल, उसका अमाउंट है 5 लाख रुपीज। कैपिटल का अमाउंट आपको बैलेंस शीट में उसका स्पेस दिया गया है वहां पे लिखना होगा। तो ऑब्वियसली अमाउंट में ही तो लिखोगे वैसे तो, लेकिन इसका अमाउंट में नहीं लिखना है। उसका रीजन क्या है वो सुनो। मैंने अभी बोला कैपिटल का जो 5 लाख रुपए पैसा दिया है उसमें कुछ अभी प्लस माइनस होना बाकी है। तो उसे हम क्या करेंगे, ये जो स्पेस देख रहे हो जो अमाउंट के बराबर में है अंदर की तरफ, उसका हम यहां से प्लस माइनस करके फाइनल में लिखेंगे। वहां यहाँ पे फाइनल में नहीं लिख सकते आप 5 लाख डायरेक्ट, उसको आप अंदर ही लिखोगे। तो ये स्पेस है आपका अंदर का, ये स्पेस है फाइनल अमाउंट का। तो कैपिटल का अमाउंट आपको अंदर लिखना है, कैसे, ऐसे। क्योंकि उस कैपिटल में भी प्लस माइनस होना बाकी है। ऐसा नहीं हो सकता किसी क्वेश्चन में प्लस माइनस होगा किसी क्वेश्चन में नहीं होगा, हमें कैसे पता चलेगा। हर क्वेश्चन में प्लस माइनस होना बाकी है। कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं कि जिसमें कैपिटल अमाउंट सीधा यहाँ लिख दोगे आप, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको 5 लाख में कुछ ना कुछ प्लस माइनस करना ही करना। ठीक है, वो आएगा भी। जैसे भी आप पहली वाली टेबल देख रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें से प्रॉफिट निकलेगा, वो यहाँ ऐड हो, तो वो तो निकलेगा ही ना, टेबल तो बनी रही है। तो इसलिए इसका अमाउंट अंदर की तरफ लिख दो आप, कॉर्नर पे लिख दो। कैपिटल के सामने 5 लाख रुपए अंदर में लिख दो, सबसे कॉर्नर में, और एक ही लाइन में आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरा, सेम सेल्स, सेल्स का अमाउंट 10 लाख है, उसकी जगह डिसाइडेड है। अगेन वही वाली बात, उसका अमाउंट अंदर आएगा। फिर वही वाली बात, क्यों आएगा, आप नीचे पढ़ो सेल रिटर्न। तो आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, जैसे ही आपने सुना सेल्स, सेल्स को देखा, आप क्वेश्चन पूरा पढ़ो नीचे तक, क्या सेल रिटर्न दिया हुआ है। कभी कभी सेल ऊपर दे देता है, सेल रिटर्न नीचे लिख देता है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लो पहले। अगर सेल रिटर्न नहीं दिया तो 10 लाख रुपए सीधा लिखो यहाँ पर फाइनल में, फिर अंदर नहीं लिखना। अगर सेल रिटर्न दिया हुआ है तो अंदर लिखना है 10 लाख, क्योंकि उसमें से सेल रिटर्न अभी माइनस करनी है ना। समझ गए। तो ये तय नहीं है, कुछ क्वेश्चन में खाली सेल्स होता है, रिटर्न नहीं होता, कुछ क्वेश्चन में रिटर्न भी होता है। तो जैसी सेल्स नाम सुन लो, आप नीचे रिटर्न ढूंढो। अगर रिटर्न नहीं दिया है तो फाइनल में लिखो, रिटर्न दिया तो अंदर लिखो। इसमें दिया है तो अंदर लिखेंगे कॉर्नर पे 10 लाख, कैपिटल की तरह 10 लाख। ठीक है, इसके नीचे बाय के नीचे जो बी है, बी के नीचे लिखोगे लेस सेल्स रिटर्न। वो अपना फॉन्ट साइज अपने अकॉर्डिंगली छोटा कर देना। इसके शब्द अमाउंट के नीचे टकराने नहीं चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। ठीक है, वो आपको पता है, आप अपने पेन से साइज छोटा बड़ा तो कर ही सकते हो ना। तो 10 लाख के नीचे आएगा। अब इसकी सेल रिटर्न माइनस करनी है आपने, ऊपर ही दी हुई है 25,000, माइनस कर दीजिए। माइनस कैसे करते हैं, जीरो के नीचे जीरो और ब्रैकेट ऐसे 25,000, मतलब जीरो के नीचे जीरो दिखना चाहिए, जैसे आप मैथमेटिक्स बचपन में करते आए हो वैसे। कैपिटल में थोड़ी, सेल्स में, ब्रैकेट में लिखना है। माइनस भी लगा सकते हो और ब्रैकेट में भी लिख दो, ब्रैकेट से नीट एंड क्लीन दिखता है। जिसके आगे ब्रैकेट लगा होता है इसका मतलब वो माइनस हो रहा है। जो ऐड करते हो वो उसकी ब्रैकेट नहीं लगाना, जो ब्रैकेट लगा रहा है मतलब वो माइनस कर रहे हो आप। ठीक है, तो 10 लाख में से 25,000 रुपए बस, और सेल्स में कुछ माइनस प्लस होना बाकी नहीं है। 10 लाख में से 25,000 गए, कितना बचा, 9,75,000, है ना। तो 9,75,000 रुपए इसके नीचे नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, बिल्कुल 25 के बराबर में फाइनल में आएगा 9,75,000, बिल्कुल 25 के बराबर में, जो तुमने माइनस किया उसी के बराबर में, ताकि एक लाइन और बर्बाद ना हो हमारी, उसी के बराबर में लिख दिया। तो 10 लाख माइनस 25,000 इज इक्वल टू 9,75, ये ऐसा दिखेगा।
सेम काम आपको सब जगह करना है। अभी कैपिटल में भी प्लस माइनस होना बाकी है, तब भी हम वैसे ही करेंगे। सेल्स में भी होना है, परचेज में भी होना है अभी, तो भी ऐसे करेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट। 3 पॉइंट हो गए। अगला आता है आपका परचेजेस 5 लाख रुपए, और परचेज रिटर्न भी दिया है 15,000 रुपए। सेम लिखेंगे, परचेज का अमाउंट 5 लाख रुपए अंदर की तरफ, लेस परचेज रिटर्न, ब्रैकेट बना के 15,000 रुपए। फाइनल में 5 लाख में से 15,000 गए, 485। ठीक है, 4,85,000 ये आ जाएगा। एक मिनट रुको जरा। ठीक है, इस तरह से आ जाए। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट, अब आते हैं इन्वेंट्री। इसमें क्या है, आपको दोबारा पलट के देखना ही है कि कौन सी चीज आपने छोड़ी हुई है, क्योंकि आपने कुछ छोड़ा ही, आप एक के बाद टर्म करते जा रहे हो ना, तो आपको बीच में से कुछ भी आपने ब्रेक नहीं किया, तो ये क्लैरिटी होनी जरूरी है। इन्वेंट्री ओपनिंग 60,000, ओपनिंग स्टॉक के सामने फाइनल में 60,000 लिख दो, फाइनल में ही लिख दो 60,000 रुपए। ठीक है, हो गया, ये लिख दिया। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट्स में, सीधा लिख दो 4 लाख रुपए। एसेट्स में लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख रुपीज। ठीक है, एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट में एसेट्स में सेम 3 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख। अगर क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में दिया है, हम अभी विदाउट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। फर्नीचर 1 लाख रुपए, सेम 1 लाख रुपए, तीनों के सेट एक के नीचे एक आ। ठीक है, डन। नेक्स्ट आता है आपका वेजेस। वेजेस आपका कहाँ जाएगा, क्या होता है वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में 50,000 रुपए, टू करके। यानी कि जो आपने परचेज रिटर्न खत्म किया उसी के नीचे लिख दो टू वेजेस 50,000 रुपीज, ट्रेडिंग में डेबिट में, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे, राइट हैंड साइड में डायरेक्ट इनकम आएगी। नीचे लेफ्ट हैंड साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम आएगी। नेक्स्ट आते हैं कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस में पढ़ा है हमने ये। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट होता है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट होता है। तो कैरेज इनवर्ड ऊपर आएगा, कैरेज आउटवर्ड अगर दिया है तो वो नीचे आएगा, 10,000 रुपए ऊपर ही। टू कैरेज इनवर्ड 10,000 रुपीज। ये याद रखना होगा आपको, कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन से डायरेक्ट इनकम है। इसी से क्वेश्चन ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। कैरेज इनवर्ड हो गया, 10,000 रुपए, डन। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट। मैंने बोला था जो क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर जो प्रोविजन दिया होता है वो पिछले साल का बचा हुआ होता है, यानी उसे ट्रीट करते हैं हम एज एन इनकम। तो ये होती है हमारी इनडायरेक्ट इनकम, पी एंड एल में क्रेडिट की तरफ जाएगी नीचे 7,000। बाय में जाएगी नीचे, एक लाइन ऊपर की छोड़ के, टोटल के नीचे एक लाइन छोड़ के फिर लिखना बाय प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट। ये लाइन मैंने नहीं बनवाई है, मैंने सिर्फ ये टोटल बोला था। अच्छा, पर ऐसे नहीं डालना, सिर्फ टोटल बनाना था। हाँ, सिर्फ टोटल बनाना था, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। अभी ये जो लाइन बनाई है आपने, इसके नीचे एक लाइन छोड़ के फिर लिखना बाय प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट में लिखो 7,000 रुपीज। नेक्स्ट, कैरिज आउटवर्ड किधर जाएगा,
P&L में नीचे लिखो उसी के सामने, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट के सामने, टू कैरेज आउटवर्ड 1000 रुपए आई गेस। हाँ ठीक है, एक चीज की एक ही पोस्टिंग होगी। हो गया डन। नेक्स्ट, कार्टेज क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर आएगा, टू कार्टेज। कार्टेज होता है किराया भाड़ा, जो रॉ मटेरियल का होता है, 5000 रुपीज। ठीक है, ऊपर की तरफ कार्टेज लिख दो, टू कार्टेज लिख दे ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट, सैलरीज कहाँ आता है? P&L नीचे लिखो, टू सैलरीज, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये। टू सैलरीज 40,000 रुपीज। लोन कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में 2,60,000। अगेन वही बात कि आप कम से कम 3-4 लाइनें छोड़ के फिर लिखना लोन। लोन का अमाउंट 2,60,000 रुपए। तो चलेगा, तो चलेगा, क्योंकि लाइबिलिटी इतनी होंगी नहीं कि हमें नीचे का स्पेस कम पड़ जाए, तो इसलिए यहाँ का छूटेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत। तो लोन का अमाउंट 2,60,000 रुपए लाइबिलिटी में लिख देंगे हम। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आता है डेटर्स। डेटर्स आपके हैं 1.5 लाख रुपए के। क्या होते हैं डेटर्स? एसेट्स। यहां लिखेंगे हम डेटर्स 1,50,000। नेक्स्ट है क्रेडिटर 70,000, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी 70,000। ठीक है, क्रेडिटर आएंगे 70,000 बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी में। रेंट खाली लिखा है, ठीक है, ये नहीं लिखा कि पेड है कि रिसीव्ड है। ध्यान से समझो, खाली रेंट लिखा है, उसके आगे ना तो लिखा है पेड ना लिखा है रिसीव्ड। अगर पेड लिखा होता तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते, रिसीव लिखा होता तो इनडायरेक्ट इनकम मानते। रिसीव मतलब इनकम, पेड मतलब एक्सपेंस। अब यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा है एक्सपेंस और इनकम का, तो हम कैसे पहचाने? तो आप डेबिट क्रेडिट से पहचानो। ये देखो, डेबिट क्रेडिट से पहचानो। अगर रेंट का अमाउंट लिखकर डेबिट में दिया है तो वो एक्सपेंस है, क्योंकि हमने वो लास्ट क्लास में ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त सीखा था, डेबिट में आते हैं एक्सपेंसेस और एसेट्स, क्रेडिट में आते हैं लाइबिलिटी या तो इनकम या तो कैपिटल। तो अगर मतलब एक्सपेंस और इनकम में मुझे सोचना है तो एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं, इनकम क्रेडिट में आते हैं। जैसे देखो, सैलरी डेबिट में है, कार्टेज डेबिट में है, ठीक है, लेकिन ये जो रेंट का प्राइस है ये क्रेडिट में है, तो ये रेंट रिसीव्ड है, ये इनकम है, कहाँ जाएगा? P&L में क्रेडिट साइड। ठीक है, 8,000 रुपए बाय रेंट करके लिखोगे आप, क्योंकि क्रेडिट में दिया है, तो वैल्यू उसकी क्रेडिट में जाएगी। बाय रेंट 8,000 रुपए। 8,000 रुपीज। हाँ ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन को पूरा। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल क्या होता है? रिसीवेबल जिसके आगे BL ही लग जाता है वो एसेट बन जाता है, कि मतलब उसमें से बिल मतलब पैसे आने बाकी है, मतलब अभी रुका हुआ है, तो ये एसेट्स में डालिए 40,000 रुपीज। यानी कि बैलेंस शीट में जाइए, यहाँ लिखिए बिल्स रिसीवेबल 40,000 रुपीज। ऐसी बिल्स पेबल होगा तो लाइबिलिटी में जाएगा। बिल्स पेबल का दूसरा नाम है एक्सेप्टेंसेस, उसका सेकंड नेम है एक्सेप्टेंसेस। तो यहाँ इस क्वेश्चन में एक्सेप्टेंसेस दिया, ये देखो, ये बिल्स पेबल है 10,000 रुपए, यहाँ लिखिए लाइबिलिटी में 10,000 रुपीज।
एक्सेप्टेंसेस 10,000 रुपीज लाइबिलिटी में। जर्नल एक्सपेंस कहाँ जाएगा? P&L में, यहां लिखिए नीचे, टू जनरल एक्सपेंस। 30,000 रुपीज। 20,000 रुपए। नेक्स्ट है रेंट एंड रेट्स, जो कि डेबिट में है ऑब्वियसली, तो खर्चा है 10,000 रुपए। उसी के नीचे लिखिए P&L में रेंट एंड रेट्स 10,000 रुपीज। ठीक है, टू रेंट एंड रेट्स 10,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? एसेट्स में ही, एसेट्स में यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 50,000। कैश इन हैंड क्या होता है? एसेट्स, सेम 50,000 रुपीज। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? लाइबिलिटी 10,000 रुपए। बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेप्टेंसेस के नीचे 10,000। ठीक है, नेक्स्ट आपका बचा ये चार आइटम। डिस्काउंट्स आपका डेबिट में दिया है तो एक्सपेंस है, क्रेडिट में दिया है तो इनकम है। तो अगर डेबिट में दिया तो P&L के डेबिट में डालो, क्रेडिट में दिया तो P&L के क्रेडिट में डालो। तो डिस्काउंट्स करके 4,500 P&L में नीचे की तरफ आएगा, यानी कि टू डिस्काउंट्स 4,500। नेक्स्ट है बैड डेट, मतलब बुरे डेटर, जो हमारा लॉस हो गया 5,000 रुपए का, सेम P&L में। लॉस होते हैं ये आपके, लॉस होते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे की तरफ डेबिट में आएंगे 5,000 रुपीज। ठीक है, ये जो पिछली बार हमने प्रोविजन बनाया था 7,000 का, जो बच गया इनकम माना है हमने, और 5,000 की बेड डेप्ट हो गए, मतलब अनुमान लगाया था 7,000 का और 5,000 की बेड डेप्ट हो गए, तो आपको लगेगा 2,000 बचे होंगे हमारे पास इनकम। ऐसे नहीं है, अगर क्वेश्चन में आपको प्रोविजन 7,000 और बेड डेप्ट आपको 5 दे रहा है, तो ये अलग करके काटने के बाद दे रहा है। मतलब लेट सपोज मैंने पिछली बार प्रोविजन बनाऊंगी 12,000, तो 12,000 में से 5,000 बेड डेप्ट हो गए, तो इन्होंने 12 को बांट दिया, 7 इधर 5 इधर। ये ऑलरेडी बटे हुए हैं, आपको इसमें से माइनस प्लस नहीं करना था। अनुमान 12,000 का लगाया था, 7,000 का अनुमान हमारा बच गया, 5,000 के हमारे रियल पे बेड डेप्ट हो गए, तो लॉस हो गया 5,000, 7,000 बच गया, इनकम हो गया। ऐसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जब हमारे इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है तो वो इनकम होता है 5,000 रुपए। आप P&L में इनकम में लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए। 5,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, जब आपके ऑलरेडी नेगेटिव वाले पैसे पे इंटरेस्ट चढ़ता है तो आपको और नेगेटिव जाता है, मतलब खर्चा 500 रुपए इधर बेड डेप्ट के नीचे P&L में डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 500 रुपए। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 500 रुपए। लास्ट गुडविल क्या होता है? एसेट्स में डालिए 60,000। ठीक है, सारी एंट्री खत्म हो गई है। हर क्वेश्चन में अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में एंड में एडिशनल इंफॉर्मेशन करके क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस दिया होता है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब आपके दो तरह के स्टॉक होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी कह सकते हो।
ट्रायल बैलेंस के टेबल के अंदर जो आपको इन्वेंट्री दी होती है वो ओपनिंग स्टॉक होता है। ट्रायल बैलेंस खत्म होने के बाद जो लास्ट में अलग से दी होती है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन इसका हो ही नहीं सकता जिसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक ना दिया हो, दिया ही होगा, मैंडेटरी है। तो क्वेश्चन खत्म होती है जहां पे टोटल हो जाता है ट्रायल बैलेंस का। इस टोटल के नीचे एक आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे दिया होगा, लास्ट में दिया होता है द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन December 31, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी है 1 लाख रुपए। तो जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती है उसकी डबल एंट्री होती है। तो इस 1 लाख रुपए को आपको दो जगह लिखना होगा। जब तक आप ये नहीं करोगे आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बचा, ये साल में से आपकी कोई पूंजी बच गई, एक तो ये आपका एसेट है, तो आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में बैलेंस शीट में 1 लाख रुपीज। और ये आपकी कमाई हुई इनकम भी है पूरे साल की, तो आप इसे इनकम साइड में ट्रेडिंग में भी डालेंगे, यानी कि ट्रेडिंग में जो आपने सेल्स वगैरह लिखा था ना, उस जगह पे आप लिखिए बाय में क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपीज। अब हाँ, एक लाइन छोड़ दो बस, क्योंकि स्पेस है वहां पे अच्छा खासा। ठीक है, पर्टिकुलर डेबिट पर्टिकुलर क्रेडिट, और नीचे आपका P&L है, ऊपर आपका ट्रेडिंग है, एक तरफ आपकी बैलेंस शीट है। अब तीनों की पोस्टिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब आपको एक एक करके क्लोज करना है। आपके 3 अकाउंट है, तीनों अलग अलग क्लोज होंगे। पहले आप इस पूरे हिस्से को क्लोज करोगे। क्लोज मतलब वही वाला पैटर्न समझिए, क्रेडिट का टोटल करिए, डेबिट का टोटल करिए, जो ज्यादा बड़ा टोटल है वो दोनों तरफ लिखिए, और कम वाले टोटल को बड़े वाले टोटल में से माइनस करिए, उसका प्राइस निकाल के उस जगह पे लिख दीजिए जहां पे कमी है। ठीक है, तो पहले तो इसका करो, देखो टोटल क्या आ रहा है, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल करो क्या आ रहा है। सब, और वो वैल्यू निकालो डिफरेंस की, लिख दो यहाँ पे। डेबिट का टोटल करेंगे, ये लिखा है आपका 1 लाख प्लस 9,75,000, तो 10,75,000 तो यही हो गया। और मैं देख पा रही हूँ कि डेबिट का पैसा 10,75,000 के बराबर नहीं है, कम है। तो 10,75,000 दोनों तरफ लिखो पहले तो, टोटल में। अब 10,75,000 में से इस टोटल को माइनस करो जो भी आ रहा है। 4,65,000 इसका डिफरेंस आ रहा है, वो इसी के नीचे लिख दो, 4,65,000 रुपए टू करके। अब इसका नाम क्या आएगा, बैलेंस BDCD नहीं, यहां से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी, जी बताइए मैम। हाँ जी हाँ जी मैम, मैं आपको भी ना कॉल बैक करती हूँ, एक बार बात करके सर से, ठीक है। 4,65,000 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट में लिख देंगे, यानी कि आपका, अगर आप इसको थॉटफुल समझना चाहते हो, मतलब इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, तो ये जो ऊपर का अकाउंट है ये आपके ट्रेडिंग का अकाउंट है, यानी कि जो फैक्ट्री में से जो इनकम और एक्सपेंस हुई है उसका अकाउंट है। तो फैक्ट्री एरिया में जो खर्चा इनकम होता है, वहां से हमारा निकल करके प्रॉफिट आता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, कि मतलब आपके क्या हुआ है, फैक्ट्री एरिया में टोटल सेल मिला के क्लोजिंग स्टॉक मिला के 10,75,000 रुपए का फायदा हुआ, और उसमें से खर्चा कितना कर दिया, ओपनिंग स्टॉक 60,000 में वहां कटवा दिए पैसे, 4,85,000 का परचेज करा दिया, 50,000 वर्कर को दे दिए, 10,000 कैरेज को दे दिए, 5,000 अपने कार्टेज को पे कर दिए। तो आपके खर्चे करने के बाद आपका पैसा 4,65,000 आपके हाथ में बच गया। ये आपका प्रॉफिट ऑफ द ईयर है। और क्योंकि ये फैक्ट्री एरिया से निकला गया प्रॉफिट है, इसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, मैं इसको अलग से हाईलाइट कर देती हूँ, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बस मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला है, ये ग्रॉस प्रॉफिट क्रॉस शिफ्ट होता है नीचे। अगर यहाँ पे बैलेंस निकला होता उसे ग्रॉस लॉस कहते हैं, वो नीचे इधर आता। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो इधर आएगा, तो नीचे लिखिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इसीलिए पहली लाइन छुड़वाई थी कि जो ऊपर से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा वो यहाँ ट्रांसफर होगा। अब जिस प्रकार आपने ऊपर का टोटल कंप्लीट किया है, नीचे का भी टोटल कंप्लीट करिए। टोटल करिए डेबिट का क्रेडिट का, जिसका ज्यादा टोटल है वो दोनों तरफ लिखिए, और छोटे वाले टोटल को माइनस करके बैलेंस निकालिए।
4 लाख। मैम फर्स्ट स्लॉट में किसी पे काउंट करेंगे? हाँ, इसमें काउंट करेंगे, चारों का टोटल करेंगे। कितना आया टोटल? 85,000 टोटल आया। उसको दोनों तरफ लिखेंगे। और आंसर कितना आया, बैलेंस कितना आया? दोनों को माइनस करके कितना आया? सिर्फ 4 लाख आएगा मेरे ख्याल से। हाँ, 4,85,000 में से ये माइनस कर दो सारा, डेबिट वाला। 40 + 20 + 10, आपका 4, 5, 6, 7,000, 70,000 तो यही हो गया। 75,000, ये हो गया 80,000, 84,000, 85,000, ये 85,000 होगा ना आपका टोटल, है ना? तो 4 लाख रुपए बचे। तो यहाँ इसी के नीचे लिखो बिना लाइन छोड़े, 4 लाख रुपए। इसका नाम आएगा टू नेट प्रॉफिट। जो अपर पार्ट से प्रॉफिट निकलता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, जो लोअर पार्ट से निकलता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। ये आपका P&L से निकला है नेट प्रॉफिट, 4 लाख रुपए। ठीक है, इसका मतलब आपने क्या किया है, आपने ऊपर का अकाउंट को क्लियर करके उसका प्रभाव नीचे डलवा दिया है। अब नीचे वाले अकाउंट में ऊपर वाले का भी बेनिफिट ऐड हो गया है, तो नीचे वाले से अमाउंट फाइनल निकल कर आया है नेट प्रॉफिट। ये कोई अलग अलग प्रॉफिट नहीं आया, पूरे का नेट प्रॉफिट आया अभी, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी शामिल कर लिया आपने। ठीक है, तो 4 लाख रुपए का आपको फिलहाल नेट प्रॉफिट हुआ है। ये जाइए बैलेंस शीट में। ठीक है, यहाँ पर आइए, बैलेंस शीट में कैपिटल के नीचे लिखिए ऐड नेट प्रॉफिट, और बिना माइनस या ब्रैकेट बनाए सीधा डायरेक्ट लिख दीजिए 4 लाख रुपीज। ये 4 लाख रुपीज 5 लाख में ऐड होके कितना बनाएगा, 9 लाख। फाइनल में 9 लाख लिख दीजिए। अब आप इसका टोटल करिए, डेबिट का टोटल, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का दोनों का टोटल करिए। और खास बात ये है कि इसमें से कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, जो डेबिट का टोटल होगा वही क्रेडिट का टोटल होगा, इक्वल आएगा बीच। आगे टोटल इक्वल आ रहा है।